नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी एक बार फिर से आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। खास शख्सियत में आज हम एक ऐसे शख्स को आपसे रूबरू करने जा रहे हैं जिन्होंने करीब दो सवा दो दशक 22-23 साल इस देश के सिस्टम से लड़कर संघर्ष किया और अंत में जीत हासिल की। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ पंजाब लुधियाना के एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जज एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, उसके प्रेसिडेंट सुभाष कैटी आज हमारे साथ हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुभाष कैटी का जन्म एक व्यापार करने वाले घराने में सरदारी लाल साहब और संतोष देवी के यहाँ पर उनका जन्म हुआ और उनका हौजरी से जुड़ा हुआ काम था। सुभाष कैटी जी ने बीएससी तक की पढ़ाई लिखाई लुधियाना में की और अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगे। सुभाष कैटी का अगर हम जिक्र करें तो अपने 5 भाई बहनों में वो सबसे ज़्यादा कारोबार को संभालने वाले व्यक्ति रहे, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और उनके फादर के सहयोग से उन्होंने एक अपनी अलग हौजरी की फैक्ट्री डाल दी। लेकिन समय फिर बदला और उन्होंने शेयर बाज़ार में अपने आजमाइश की। शेयर बाज़ार में हर्षद मेहता कांड हुआ, उस दौरान वो बिल्कुल डूब से गए। फिर किसी तरह से सहारा लिया लोगों से और सुभाष कैटी ने दोबारा से अपना शेयर बाज़ार का धंधा शुरू किया। तो फिर एक और मैटर उभर कर आया। दिल्ली में उस वक्त अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, जिसके चलते सरकार भी घबराई और शेयर बाज़ार भी धड़ाम हो गया। एक बार फिर से सुभाष कैटी डूब गए और फिर से संभले, लेकिन इस बार सुभाष कैटी ने पंजाब गवर्नमेंट की लॉटरी बेचना शुरू किया। बाकी की सरकारी जो लॉटरी उस समय चला करती थी, एक दौर था, हमारे बहुत सारे दर्शकों को पता होगा कि उस समय लॉटरी बहुत आम तौर पर हर जगह बिक रही थी, देखी जाती थी और उसको कुछ लोग सरकारी सट्टा भी कहते थे, सरकारी जुआ भी कहते थे। बहरहाल सरकार की चीज़ थी, सरकारी बात थी, वो काम अच्छा चलने लगा। तो पंजाब लुधियाना की पुलिस ने एक आरोप लगाया सुभाष कैटी के ऊपर कि तुम इस लॉटरी के धंधे के आड़ में सट्टेबाजी करते हो, सट्टे की खाईबाड़ी करते हो। बहरहाल पुलिस से ये झगड़ा सुलझाने में सुभाष कैटी साहब ने काफ़ी उनका लेन देन भी हुआ, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो आइए बाकी सारी बातें हम सुभाष कैटी जी से ही समझते हैं, जानते हैं और ख़ुद उनकी ज़ुबानी जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए सीधे चलते हैं सुभाष कैटी जी के पास। मैं रूबरू करता हूं सुभाष कैटी को आपसे और फिर कुछ सवाल सुभाष कैटी से खट्टे मीठे। तो दर्शकों, हमने जो आपसे कहा है, आप सुभाष कैटी जी हैं। सबसे पहले कैटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत वर्ल्ड हेडलाइन पर। और धन्यवाद आपका। आज हम आपसे ही आपके स्ट्रगल के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि कैटी साहब ने जो स्ट्रगल किया है कानून की लड़ाई को लड़कर, समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, क्या परेशानियां उनके साथ आई, किस तरह की प्रताड़ना उन्होंने झेली और अब वो देश से क्या कहना चाहते हैं, ये बात सबसे बाद में। कैटी साहब, आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप ये ज़रा सा बताइए कि सबसे पहले तो आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष कुंद्रा कैटी, उम्र 60 साल, सन ऑफ श्री सरदारी लाल कुंद्रा, लुधियाना का रहने वाला हूँ। बीएससी मेडिकल तक पढ़ा हूँ और मैंने अपने जीवन में जैसे एक देश संघर्ष करता है जी, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ऐसे ही मैंने अपने जीवन में ऊंच नीच सही है।
किस परिवार में आप पैदा हुए? खत्री खानदान लुधियाना में पैदा हुआ। हमारा जो गांव है वो माछीवाड़ा है, लुधियाना में ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ कस्बे में है। तो ये जो आपका कारोबार था लॉटरी का, शुरू से लॉटरी का काम करते नहीं थे? नहीं नहीं, पहले हमारा हौजरी का काम था और मैं पिताजी के साथ बैठता था। अच्छा। उसके बाद 89 में जब शादी हो गई, उसके बाद हौजरी चल रही थी। उसके बाद इंदिरा गांधी मर्डर 84 में हुआ। हाँ, उस समय मेरा धंधा चौपट हो गया। 84 के जो सिख दंगे हुए उसमें धंधा चौपट हो गया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद में फिर उतार चढ़ाव का स्टार्ट हुआ। मैंने शेयर बाजार में बहुत पैसा बना, लेकिन हर्षद मेहता कांड सारा लूट के ले गया। अच्छा। उसके बाद मैंने लॉटरी का धंधा शुरू किया, फिर एक बार फेल हुआ, फिर मैंने शेयर बाजार का किया, फिर अन्ना हजारे के कांड में जो वो आंदोलन चला था अन्ना जी का। हाँ जी, जो झूठ मूठ का। तो उसमें आंदोलन में आपका कैसे नुकसान हो गया साहब? वो शेयर बाजार डर गया, सरकार डरी हुई थी, क्योंकि सरकार शरीफ लोगों के हाथ में थी। वो सरकार डर रही थी, बस इसीलिए उसका भट्टागुल हो गया, शेयर बाजार का भी और सरकार। मतलब इस बहाने से आप कांग्रेस पे और मौन लगाते हैं कि सरकार बहुत शरीफ लोगों के हाथ में। इसमें कोई शक नहीं है। अब तो गुंडागर्दी है, जो कोई बोलता है उसी पर मामले दर्ज किए जाते हैं। मेरे साथ लुधियाना में भी ऐसा हुआ। दूसरा काम और आप कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस को शरीफ बता रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट को गुंडा बता रहे हैं। नहीं, देखो बात साफ है। उस समय भी जो संघर्ष कर रहे थे मेरे जैसे, मेरे पर ऊपर 3 हमले हुए, वो कांग्रेस राज ही था। हालांकि यानी कि जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो संघर्ष करने वाले थे, वो उन पर हमले भी होते थे, उन पर पर्चे भी दर्ज होते। आज उससे ज्यादा कई गुना आगे निकल गई है सरकार। सरकारों के बारे में क्या कहना चाह रहे थे आप? सरकारों के बारे में मेरा साफ सुथरा कहना है, ब्रिटिश अदालत द्वारा जो स्थापित देश की अदालतें हैं, आज भी वैसे ही काम कर रही हैं जैसे अंग्रेज काम कर रहे थे। सर, अब आप ब्रिटिश की बात करने लगे, यानी कि प्रीवी काउंसिल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट बना था उसकी बात करने लगे। मैं उसकी, मेरे को नहीं पता वो पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट था या नहीं था। मेरे को ये पता है, ये देश की अदालतें हैं, जो काला कोट पहन के जज और वकील बैठते हैं, ये जैसे ही काम कर रही हैं जैसे अंग्रेज सरकार के समय में ये सत्ता को डिफेंस करने के लिए लगी हुई थी। अब जो आप जीते, कितने साल लड़ाई लड़ी आपने? मेरे को 21 साल अदालतों में अपने आप संघर्ष करना पड़ा। मैंने कई वकीलों को बदला। अगर मैं वकील नहीं बदलता तो मैं हार जाना था। सर, ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। जजों को आप बदनाम कर रहे हैं या गलत बता रहे हैं, और एडवोकेट्स को आप आपके पास में ऐसे सबूत भी हैं या ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप? अरे, मेरा मामला 21 साल तक चलता रहा। और मेरी जो कोर्ट फाइल थी उसमें से सबूत गायब कर दी गए, फिल्म गायब कर दी गई। उसकी 3 साल बाद FIR हुई है, अब हुई है। 21 में मैंने एप्लीकेशन दी थी कि अदालत की फाइल से सबूत नष्ट हो गए, जो 3 घंटे की हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। ये सही बात है कि आप मतलब सट्टे का काम करते थे? बिल्कुल गलत। अगर मैं सट्टे का काम करता होता तो अदालत में सिद्ध हो जाता। अच्छा, पुलिस मेरी दुश्मन थी तो और मेरे को सिद्ध कर देती। तो लॉटरी का तो काम करते थे? लॉटरी का काम कर रहा था, देश के सिस्टम से बेहाल होकर। जब मैं शेयर बाजार में डूब गया, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मैंने लॉटरी का काम शुरू किया। उसको भी लोग, बहुत सारे लोग सरकारी जुआ सट्टाई कहते थे। अरे, कहने का उनका है। मैं, आप हैरान होंगे, मैं पंजाब सरकार को 50,000 से लेकर 70,000 रुपये रोजाना का कैश टैक्स देता था। GST नहीं, पंजाब सरकार का जो टैक्स था वो देता था। अच्छा, इस धंधे में आप पढ़े कैसे? और फिर आपने जो ये जज एडवोकेट्स पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये क्यों बनाई? आप प्रेस कोर काउंसिल के भी सदस्य हैं। इसके अलावा बाकी की और संस्थाओं के भी आप? लुधियाना सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस है, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई है। तो ये संस्थाएं जो आप इतनी सारी संस्थाएं बनाई और उनमें काम कर रहे थे, तो ये कब बनाई आपने? क्या मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब मुझे इन वीडियो बनाने के बाद भी लुधियाना की कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, फिर मैंने ये संस्था बनाई। और मैं दोस्तों आप सबको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, 50,000 किलोमीटर तक फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के नेतृत्व में मैंने
यात्रा की है कि हिंदुस्तान में न्याय यात्रा थी वो हमारी। हम्म। प्रवीण पटेल जी थे, रेहानी जी ये थे। किस समय की बात है सर? ये 2016 से लेकर 21-22 तक। 2016 तो जगह जगह आपने की। हाँ जी, हाँ जी, कलकत्ता, आपका उत्तर प्रदेश, ये क्या बोलते हैं अपना झारखंड, यानी अच्छा। कि पूरे देश में यात्रा की है। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मेटाडोर की पैदल नहीं, मेटाडोर के साथ। अच्छा 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 अच्छा, जगह जगह आप गए हैं। जगह जगह गए, लोगों को जागृत किया। और मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, अपना केस खुद लड़िए और जीतिए, क्योंकि जो आप किसी को पैसा देते हैं जीतने के लिए, अगर वो बिक जाएगा तो आपको न्याय कौन देगा? आपकी बड़ी चर्चा है जो आपने केस जीता है, और एक लंबे संघर्ष के बाद जीता। तो जीतने का जो आदेश है वो तो जज साहब ने दिया होगा, और जजों पे आप आरोप लगा रहे हैं। आप हैरान होंगे, 10 से 13 जज बदले गए उस केस में। और हमारे दर्शकों को कैटी साहब, मैं आपको रोकते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इस लॉटरी के व्यापार में, व्यवसाय में या धंधे में पड़े, मैं तब से जानना चाहता हूँ कि सिलसिलेवार आप हमको बताइए। जैसे अभी आपने कहा कि 70,000 रुपये तक का भी टैक्स आपने पर डे दिया है गवर्नमेंट को, तो इसका मतलब काम तो आपका ठीक ठाक चल रहा था। ठीक नहीं, बहुत बढ़िया था काम। तो सर लुधियाना में नंबर 1 था काम। तो आपने ये 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो पुलिस वाले 14 पुलिस कर्मचारियों की। हाँ हाँ, वही मैं हाँ कह जी। रहा हूँ सर, 14 पुलिस कर्मचारियों को लटकवा दिया, अब उनकी नौकरी भी खतरे में, जेल करा दी आपने। ये क्या काम रहा? ये कैसे आपका पंगा हो गया? बात यह है, उन दिनों लॉटरी का काम धंधा बहुत अच्छा था और हमने स्टॉल लगाए हुए थे सड़क पर। उस अच्छा। सड़क की इंक्रोचमेंट कह सकते हैं, मैं सीधी बात कहूँ, हाँ, अगर हाँ। वो कहते हैं तो। हम्म। यानी कि वहां पर बहुत रश रहता था, जी। पुलिस वाले आगे डंडे मारते थे। उसी की आड़ में इन लोगों ने हमसे वसूली शुरू कर दी। अच्छा, तो आप ये देते थे पैसे? पैसे वो लेने आते थे मेरे दफ्तर में, इसीलिए तो 14 पुलिस कर्मचारियों की फिल्म बनी है। तो आप तो कह रहे थे कि सड़क पे बैठ के लगाते थे, अभी कह नहीं रहे हैं नहीं, दफ्तर में आते सड़क थे। में काउंटर लगे होते हमारे। हाँ। जो कारीगर थे या सेल्समैन थे वो बैठते थे, ओके। जबकि हमारा अंदर ऑफिस था गली में। अच्छा अच्छा। गली में ये आते थे, वहां पर आके पैसे वसूली करते थे। मेरे पास 14 का 14 स्टिंग ऑपरेशन आपको दे दूंगा। वो स्टिंग ऑपरेशन आप उपलब्ध कराइए, हम इस खबर में जोड़ेंगे। मैं आपको दे दिए हैं। ठीक 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 ठीक। और उसके बाद लुधियाना पुलिस ने का स्टिंग ऑपरेशन में भगवान का लाख लाख शुक्र अच्छा, है। एक बात बताइए, जब आप अपनी राजी से पैसे दे रहे थे पुलिस वालों को, उसे चाहे आप सहयोग कहिए या घूस कहिए या रिश्वत कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों सवाल इसलिए मेरे बनते हैं सर। जब अपनी राजी से दे रहे तो सहयोग था, फिर जब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो उसको घूस कह सकते हैं। जब आप इस सब की पूरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हाँ। तो आपको पता चलेगा वो डरा डरा कर वसूली कर रहे थे। कैसे डराया आपको? वो बोलते थे, उसमें मेरे और दोस्त बिट्टू चावला जी थे, जो उनका आज से 6 साल पहले देहांत हो गया जी। वो हमको बता रहे थे, आप पर आदेश हुआ था एसएसपी की तरफ से कि आप पर अफीम डालनी है, परंतु हमने देखो 420 का पर्चा डाल के छोड़ दिया। यानी कि एनडीपीसी एक्ट के पर वो हमको ये डराने का काम था या सच्चाई थी, इसकी जांच नहीं की। तो क्या आप बड़े अधिकारियों से उस दौरान नहीं मिले? मैं कहता हूं जी, मैं सेशन जज लुधियाना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, और जो अभी नहीं, ये तो जुडिशरी हो गई, पुलिस के बड़े अधिकारी। हाँ जी, जो उस समय पुलिस का बड़ा अधिकारी था हरप्रीत सिंह सिद्धू। अच्छा। जो अपने आप को बहुत ही ईमानदार बोलता था, और हमारे जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जी, वो लोगों की भ्रष्टाचारी थे और मिलीभगत थी। अच्छा 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 अच्छा। उनके पास बहुत रिप्रेजेंटेशन भेजे हमने, मगर कोई सुनवाई नहीं। अरविंदर साहब तो कांग्रेस के। हाँ जी, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, ये आप भूल जाइए, कांग्रेस का राज है, भाजपा का राज है, ये सिस्टम अंग्रेजों से चलकर आज तक एक ही है, बस। झंडे बदलते हैं, लोग नहीं बदलते। ना जी ना, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार वही चलता रहता है, वैसे ही है, गुंडागर्दी वैसे ही है। कांग्रेस राज में भी हम पर हमले हुए, और भाजपा राज में भी हम पर हमले, अकाली राज था यहाँ लुधियाना में जी। और सेंटर में वाजपेयी की हुकूमत भी रही, लेकिन हमारे पर अत्याचारों की कोई कमी नहीं है।
लगातार अत्याचार। लगातार अत्याचार और कोई सुनवाई नहीं। हम पर हमला होता है, हम पर ही एफआईआर होती है। सर, ये जो आपका केस है, मैं इसके दो पहलुओं में इसे बांटता हूँ। पहले तो पुलिस के शोषण के बारे में आप बताइए। जब आप कारोबार करते थे और आप स्टॉल लगा रहे थे, लॉटरी बेच रहे थे, तो आपसे वसूली शुरू हुई। हाँ जी। वो किस किस तरह से बढ़ती चली गई और ऐसी कब पहुंची कि अब अझेल हो गई है बात, भाई अब तो इसका विद्रोह करना पड़ेगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको, 2003 में हम्म। इन्होंने मेरे को लॉटरी से वहां से उठाया हम्म। और 6.5 लाख की वसूली की। मेरी दुकान से लॉटरी का स्टॉक उठाया और उसके बाद मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। वो सरकारी लॉटरी उठा ली? सरकारी लॉटरी उठा के कैश करवा ली और पुलिस की जो थाने की इमारतें हैं उस पर लग गए पैसे। अच्छा। जो आज मैं साबित नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। हाँ। और मेरे ऊपर जाली लॉटरी छापने का मामला दर्ज कर दिया। अच्छा। और आप हैरान होंगे, हाँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उस समय, उससे लॉटरी छप ही नहीं सकती। कलर लॉटरी कैसे छप सकती है बताइए? जी 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 जी। इन लोगों को यह ध्यान ही नहीं है कि डॉट में, और मेरे पास वो नहीं था, स्कैनर नहीं था। स्कैनर के बिना भी लॉटरी नहीं छप सकती। जब अदालत में मैंने दलीलें रखी तो अदालत ने बरी कर दिया। ये तो ऐसे मामले हैं। हालांकि ऐसे अफसरों को, जजों को चाहिए था डिसमिस करके घर तोड़ते, लेकिन नहीं। वो क्योंकि चलिए, जज को जो भी अच्छा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ये कार्यक्रम बाद में हज़ारों लाखों लोग देखेंगे और हमारा जो मकसद है इस कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करना है कि अगर उनके साथ भी ऐसा कहीं शोषण हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट उनको शोषित कर रहा है, तो वो आपकी बात से, आपकी कहानी से कुछ सीख सकें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने आपको उठाया, और जाहिर बात है कि जब पुलिस उठाती है तो मार पिटाई तो करती है। मैं कहता हूँ जी, आजकल मार पिटाई बंद है, कारण कि हर एक की जेब में कैमरा है। हाँ। पहले तो अंधाधुंध अंधा कानून था, अंधा भोला लंगड़ा लूला कानून था। कैसी कैसी डिग्रियां आप पे इस्तेमाल हुई? मैं कहता हूँ जी, हर तरह का मेरे लूट हुई है, डकैती हुई है मेरी दुकान पर। 35 लाख एक बार लूटा गया है, 6-6.5 लाख रुपए एक बार लूटा गया मेरी दुकान से। जो लॉटरी होती है वो हार्ड कैश होती है जी। ये लूट की, जब इनकी लूट का हद से बाहर हो गई और इनके मामले, इन्होंने मेरे ऊपर मामले 20 साल कैद के दर्ज करने शुरू कर दिए। हाँ। फिर मैंने डंडा उठाया। अच्छा, शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत अपनी दुकान पे कैमरा लगाया हिडन। अच्छा। मेरे साथ बिट्टू चावला जी थे, हमने माइक भी लगाया उस समय। ते उसके साथ वीडियो तैयार किया, जो कि देश की अदालत, हमारे लुधियाना की अदालत की फाइल से वीडियो ही गायब हो गया। तो ये कितने वीडियो आपने बनाए इनके? ये 3 घंटे के थे। 14 पुलिस कर्मचारियों के, एक सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह ने, ये बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई हथियार साफ करते हुए, जबकि हमें जो सूचना है उन्होंने सुसाइड कर ली थी। हम अपने दर्शकों को कुछ वीडियो दिखाते हैं जो कैटी साहब ने हमको उपलब्ध कराए हैं, आप उन्हें देखिए।
तो ये वीडियो हमने आपका परोसा और लोगों को ये पहुंचाया वीडियो, लेकिन इसमें कई जगह स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं नहीं, आप अगर यानी कि वो लगाकर सुनेंगे हाँ। तो आपको एक एक आवाज सुनाई देगी कि कैसे 20 बोरियां चूरा पोस्ट थाने से उठाकर इन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने जो यहाँ पर लीडर थे, लोकल लीडर, उनको दिए, और कैसे एक एसएसपी के भाई के पास से 10 किलो अफीम पकड़ी गई और वो 10 किलो किसी दूसरे पे डाल दी गई। ऐसे ऐसे तो संगीन आरोप हैं। अगर हमारी सीडी पर जो हमने फिल्म बनाई थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था, अगर उस समय हमारे लुधियाना की कोर्ट और पंजाब पुलिस एसएसपी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अगर उस पर कार्रवाई कर देती तो शायद आज हिंदुस्तान में ये नशे का काम ही नहीं होता। सर, नशे की आपने बात की है, तो पंजाब में तो ये बताया जाता है कि नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है। तो आपकी जो घटना है, क्या आप कभी सोचा है आपने कि इस पे फिल्म भी बनाई जा सकती है आपकी कहानी पे? बिल्कुल, मेरा जीवन ही एक फिल्म है। और जो पुलिस कर्मचारियों ने बोला है वो तो एक संगीन अपराध की है कहानी। जबकि पुलिस के जो हमारे उस समय डीएसपी थे स्नेहदीप शर्मा जी, उन्होंने मामला भ्रष्टाचार का दर्ज करके छोड़ दिया। जबकि उसमें जब एक पुलिस कर्मचारी एडमिशन कर रहा है कि 10 किलो अफीम पकड़ी गई एक एसएसपी के भाई से, उसको हमने किसी और पे डाल दी। आप सोचिए क्या चल रहा था। एसएसपी के भाई से अफीम पकड़ी जाती है और किसी निर्दोष पर डाल दी जाती है। ये तो धंधा हो रहा था। तो जब आपने पुलिस के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने कर ली आसानी से? पुलिस ने दर्ज नहीं की। और मैंने हालांकि सूचना लुधियाना के एसएसपी को, पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन चंडीगढ़ को भी दी थी, परंतु वहां पर कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने देखा कि मामला हाई कोर्ट में चला गया, उससे घबराकर इन्होंने आनन फानन में एक नकली जाली एफआईआर दर्ज कर दी। उसमें हमें भी दोषी बना दिया रिश्वत देने का। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 21 साल केस लटका उस नकली एफआईआर पर। और आप हैरान होंगे, जो मुख्य जांच अधिकारी थे स्नेहदीप शर्मा, तो आपने ये नहीं कहा कि एफआईआर नकली है साहब? मैं क्या कह रहा हूँ, जो आज एआईजी लेवल के अधिकारी हैं जी, वो भी एसटीएफ के नशा पकड़ने वाली टीम के, वो अदालत में मुकर गए बतौर एआईजी। और हमने और जज साहब ने ऑर्डर किया, सेशन जज साहब ने, कि इन पर कार्रवाई की जाए। अभी 1 साल हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी भी वो तैनात हैं। तैनात क्या है, वो दंदनाते घूम रहे हैं, नशा पकड़ने वाली टीम के प्रमुख हैं और खुद ऐसे धंधे में लिप्त हैं। और मैं कहता हूं वो गवाही से मुकर गए जी। कैसे पंजाब में नशा खत्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और मैंने इस बाबत मुख्यमंत्री भगवंत मान को बहुत बार चिट्ठियां लिखी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, प्रकाश सिंह बादल को। आप ये कहना चाहते हैं कि नशा जो है इसलिए खत्म नहीं हो रहा, इसमें सरकारी संरक्षण में बेचा जा रहा है, बिक रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मेरे पास फिल्म है। मैं अपने दर्शकों से यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं कैटी साहब का, तो मैं अपने दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को बहुत ध्यान से सोचिएगा कि जब सिस्टम ही करप्शन करने लगे, सिस्टम ही नशा बिकवाने लगे, जैसा कि कैटी साहब ने आरोप लगाया है, तो ये विचारणीय प्रश्न बन जाता है। और हमारे इस कार्यक्रम को देश के जो रहनुमा देख रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा पीएमओ के अधिकारियों से, मैं अनुरोध करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, और जो भी बड़े लीडरान हैं, जो भी देश के बारे में सोचते हैं या कुछ करते हैं, तो इस बात पे गौर करें। बहुत बड़ा आरोप पंजाब सरकार पे, वर्तमान सरकार पे भी ये लगता है कि वर्तमान सरकार के होते हुए भी कुछ अधिकारी नशे के जो कारोबार है उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं भगवंत मान सरकार को बहुत बारी ईमेल, बहुत बारी जो उनकी नशे की वेबसाइट है, जो उनकी भ्रष्टाचार की वेबसाइट है, मेरे पास सब सबूत हैं।
कोर्ट में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट से, लुधियाना कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट के पास तो समय ही नहीं है। अच्छा, ये जो समय आपको अभी आपके मुकदमे में फैसला आया है, ये क्या आया है? किस जज साहब ने? आपने अभी एक जिक्र किया था इसी इंटरव्यू में कि इतने जज बदल गए, कुछ वकीलों पे भी आरोप लगाए। वकीलों से आपकी क्या चेड़ हुई, कैसे मैं हुई? क्या कहता हूँ, 12-13 जज इस केस में टोटल बदले 21 साल में। सर मैं चाहता हूँ पहले वकीलों पे बात करें आप। वकालत तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जलालत बन चुकी है। वकालत जलालत बन चुकी है। जलालत बन चुकी है। इन्हीं के कारण देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। आप हैरान होंगे, मैं लोगों से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं सरेआम एफिडेविट के साथ कह सकता हूं, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं। मेरे पास लोग आते हैं जो कैमरे पर बोलने से डरते हैं। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि देश के सभी एडवोकेट्स बेईमान नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे माने जा सकते हैं सर। बहुत सारे अधिवक्ता भी शायद ऐसे कोई उदाहरण है आपके पास? मेरे पास बहुत उदाहरण है। एक आध दो सर। मैं अपनी पहले हाई कोर्ट का अपने केस का देता हूं। क्या हुआ? आप हैरान होंगे, उसमें 14 तारीख डली। मैंने जिमनी ऑर्डर होते हैं ना, जिसको डेली जज साहब ऑर्डर लिखते हैं हाई कोर्ट के, ओके। उनमें 13 में लिखा हुआ है आज सुभाष कैटी की तबीयत ठीक नहीं है, आज वकील की तबीयत ठीक नहीं है, अब आज हम आए नहीं कोर्ट में, इसलिए तारीख दे दी जाए। तो ये तो अक्सर होता है सर। अक्सर नहीं, 14 तारीखें थी, उसमें 13 में ऐसा था। 14 में, हाँ जी, क्या कह रहा हूँ, 14 तारीख थी, हाँ, जिसमें कि 13 में इस तरह 13 में ऐसे है। बताइए वकील क्या कर रहे थे जी? हमने सीनियर वकील किए हुए थे। नहीं, ये तो चलो वो कोर्ट में नहीं पहुंचे, उन्होंने तारीख ले ली, उनकी व्यस्तता भी हो सकती है। मैं कहता हूँ करप्शन कहाँ है सर इसमें? करप्शन है, इसका मतलब दूसरों केस हमारा लटकता रहा पुलिस का 21 साल इसीलिए लटका। अच्छा, इस हाई कोर्ट में हम हालांकि वकील भी बदले, वो एक के बाद, क्योंकि देखिए मैं एक वकील को लाख रुपया दे सकता हूँ अपनी औकात के मुताबिक, ठीक है ना। वो 14 पुलिस कर्मचारी हैं, वो 5-5 हजार रुपया भी इकट्ठा करेंगे तो 70,000 रुपया। वो एक केस भेजेंगे तो लाख रुपया वो वकील को मिल जाएगा। मैं कहाँ से दे सकता हूँ? नहीं, जैसे आपने वकील का बड़ा सम्मानित पेशा होता है सर, आपने आरोप लगाया, ऐसा कोई उदाहरण है जब आपको लगा हो कि आपके वकील साहब आपकी तरफदारी ना करके आपके अपोजिट पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कहता हूँ जिमनी ऑर्डर, जो छोटे ऑर्डर होते हैं जज साहब के जी, उसमें मैं लगातार जीत रहा हूँ। अंत में मेरी पिटीशन डिसमिस क्यों हो जाती है? इसका मतलब उस दिन उसने अच्छे से बहस नहीं की और उसके पुराने जजों के ऑर्डर नहीं दिखाए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वकील लापरवाही कर जाते हैं? लापरवाही नहीं, मिली भगत। हालांकि मैंने उन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायतें भी डाली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आपके केस में। और मैं कहता हूं अगर मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं, हाँ। तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें। जी सर, मैं ये आपसे जानना, अगर मैं कुछ वकीलों को बदनाम कर रहा हूं जी, झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे ऊपर मामले क्यों नहीं दर्ज करवा देते? एक आध वकील का नाम बताएंगे जिसने आपको गलत किया हो, आपके साथ गलत मैं किया कहता हूं मेरी पिटीशनों में बहुत सारे वकील हैं, एक आध नाम लेने के, देखो मैं क्या कहता हूं, पिटीशनों में सारे वकील है, बहुत सारे वकील है। मैं वकील बदलता गया। अच्छा, और आप हैरान होंगे, सबसे बड़ा एक आप न्यायिक पहलू देखेंगे, जो मेरी पिटीशन माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 2014 से 15 से पेंडिंग रही 21 तक, वहां पर फैसला नहीं हुआ। लुधियाना के सेशन जज, ये आपके बारे में जानकारी मिली है कि पहले आप पूरी नहीं होगी तो फिर जी सर, नहीं सर, ये संगीन बात है जी, कहिए, चलिए पहले इसे पूरी कीजिए। आप हैरान होंगे, माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, जो हमारी मांगे थी कि ऐसा करो, यानी कि हमें जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, या हम सीडियां पेश करना चाहते हैं, सीडियां गुम हो गई, उन पर फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नहीं किया। लेकिन हमारे जो डॉक्टर अजीत अत्री जी थे, उन्होंने हमें इंसाफ दे दिया। आपके डॉक्टर अजीत अत्री कैसे? जो हमारे जज साहब थे जिन्होंने ये फैसला दिया, हाँ, जो 13 पुलिस कर्मचारियों को 5-5 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना दिया,
अच्छा, लगाया। हाँ। उन जज साहब ने जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग थी उस पर ही नीचे ही फैसला दे दिया। तो आपके पूर्व परिचित थे क्या? ना जी ना, अभी ऐसी अभी आपने कहा ना कि हमारे अरे उस देखो, केस के जो इंसाफ देगा वो ही हमारा होता है। बाकी 11-12 जज तो मैं क्या बोलता हूं, उन पर मैंने बड़े बड़े कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर उनका नाम लेकर मैंने आरोप लगाए हैं। जी। मैं जीत अत्री जी के बारे में भी यही बात कहता हूं। तो ये जो जज एडवोकेट पीड़ित इसी से पैदा हुई है। तो ये आपने अपने केस के लिए बनाई थी या और भी केस? नहीं, मैं लोगों को ही मदद करता हूं। मेरे पास लोग आते हैं, वो बताते हैं हमने एप्लीकेशन दी थी अपने केस में, वो एप्लीकेशन गायब होती है। वो कौन गायब करता है बताइए? एप्लीकेशन गायब हो जाती है। कोर्ट फाइल, जैसे मेरे पास जज एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम कोर्ट में फाइल दिए वो गायब, कोर्ट में कागज दिए वो गायब, सबूत दिए वो गायब जी। वो भी हमारे साथ सुनील सूद जी हैं, उनका चेक गायब। अच्छा, जो किराए का चेक है उसका रेफरेंस ही नहीं दिया, वो भगवान की दया से हमको मिल गए अचानक। उस बाद उन्होंने फाइल की कॉपी मंगाई तो देखा उसमें उनके फैसले में जो उन्होंने रेंट दिया हुआ था उसकी फिर से रिकवरी कोर्ट ने लगा दी। ये मोगा कोर्ट की बात है जी। तो अब मैं आपसे वापस लौटता हूँ उसी केस के बारे में जो आपका अपना केस था, जो लॉटरी से संबंधित हुआ। तो उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी आप पे जो शोषण हुआ, आपने ये भी बता दिया कि केस में क्या क्या हुआ था। आखिर में जो जजमेंट हुआ वो क्या रहा? आखिर में जजमेंट में 13 पुलिस कर्मचारियों को दोषी करार दिया गया और मैं भी दोषी था। आपकी जो वीडियो थी वो मान ली? वीडियो नहीं, वो वीडियो मेरे को फिर प्लेस ऑफ करने का ऑर्डर किया। जो जज फाइल से गैप हुई थी जो सीसीटीवी कैमरे से आपने बनाई? सीसीटीवी नहीं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सीसीटीवी नहीं। अच्छा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उन 13-14 पुलिस कर्मचारियों की। उनकी सीडी कोर्ट फाइल से गायब हो गई थी। अभी 3 साल बाद उसका मामला दर्ज किया गया है। 2 बार। हैरान होंगे आप, इंसाफ मिलने के 3 साल बाद मेरे को उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग गायब होने का एफआईआर दर्ज हुआ, वो भी अज्ञात लोगों पर। देखिए क्या है कानून। अच्छा सर, एक बात बताइए कि इतने सारे पंगे लेने के बाद, मैं पंगा इसलिए बोल, पंगा ही है ये, पंजाब में पंगा ही कहते हैं इसको। हाँ, तो मैं भी इस समय पंजाब में हूँ, तो पंजाबी थोड़ा सा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो एक सिलसिला है, इतने दुश्मन आपने क्यों पाले हैं? बात ये है जी, जब देखो जब आदमी घर से निकलता है ना तो फिर जब दलदल है ये भी दुश्मनों की, एक के बाद एक। हालांकि जहाँ 14 पुलिस वाले हैं, एक ही एफआईआर आदमी की जिंदगी खराब कर देती है। खराब हो गई मेरी। 21 साल तक मैं इनके कोर्ट में पेश होता रहा और मेरी मेरे ख्याल 20-25 शायद 30 भी हो सकता है मानयोग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर है। ये आपने जो पंगा लिया है बड़े पावरफुल लोगों से लिया है, खासतौर से सिस्टम से पंगा लिया है। बिल्कुल। इसमें कुछ और माफिया भी आपके दुश्मन बन गए होंगे। मैं कहता हूँ आप हैरान होंगे। मैंने अभी एक जो टैक्स चोरी का केस है वो पकड़ा, करोड़ों रुपए का है। आप हैरान होंगे, लुधियाना के जो डिप्टी कमिश्नर, डीएम जिसे बोलते हैं आपके उत्तर प्रदेश की भाषा में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जी, उन्होंने लिख दिया कि जो सुभाष कैटी ने आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं और सही हैं। उसके बाद भी माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट उस पर फैसला देने से टल रही है। कौन सा केस है वो जरा? वो रेवेन्यू का चोरी का मामला है। कहाँ का? लुधियाना का ही है। यानी कि जो रजिस्ट्रियां होती हैं टैक्स, जो जमीनों जायदादों की रजिस्ट्रियां चोरी होती है, एक एरिया का कोड डालकर दूसरे में जो छोटी लोकेलिटी होती है, कमजोर लोकेलिटी होती है, वहां पर उसका मामला। आप हैरान होंगे, मैंने कहा नत्थू संता बनता ये वो सब चोर है और माननीय डिप्टी कमिश्नर ने आके बोल दिया नत्थू संता बनता ये वो सब चोर है। उसके बाद भी माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट उनको सजा करने से बच रही जी। और आप हैरान होंगे, ये 2.5 साल से ज्यादा काम शुरू हो गया तो जब से भगवंत मान सरकार आई है।
ये भू माफिया, ये मतलब आरोप लगा रहे हैं आप भगवंत मान जी मैं पर? आरोप नहीं, आरोप नहीं है। आरोप वो होते हैं जो साबित ना किए जा सके। मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि अगर आप अरविंद केजरीवाल तक कोई पहुँच रखते हैं या वो खुद हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आप देखिएगा और इस मैटर को स्वयं संज्ञान लेते हुए और गंभीरता से इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और इसमें कुछ करें, चूँकि पूरे स्टेट का मामला है और इस तरह के जो मामले होते हैं सिर्फ एक ज़िले तक सीमित नहीं रहते, ये हर रजिस्ट्री कार्यालय में देखने को आपको मिल जाएगा या मिल रहा होगा। और ये अछूती बात नहीं है, आप ऐसे मैटरों को ज़रूर से आप देखिएगा। कैटी साहब, ये जो आपने भूमाफियाओं के खिलाफ, भूमाफिया ही कहूँगा मैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें तो भाई आप हैरान होंगे, जानलेवा हमले हो सकते हैं आप पे। आप डर नहीं हैरान लगता? होंगे। मैं कहा आप डरना छोड़ ही दीजिए। 3 हमले हो चुके हैं, गाड़ी तोड़ दी गई और मेरे ऊपर ही मामले दर्ज किए गए। पहला हमला कब हुआ? यानी कि ये 2003 से लेकर अब तक हमले बहुत बार हो चुके हैं। तो अब तो याददाश्त भी कम हो ये गई। हमला पुलिस वालों ने कराया या किसी और व्यक्ति ने किया? पुलिस ने भी किया। पुलिस ने अपने गुंडों से मिलकर, जैसे जो भूमाफिया वाले हैं, कमल बस्सी और उसका गैंग है, उन्होंने हमला किया मेरे ऊपर। क्योंकि आप हैरान हो रहे होंगे, 310 रजिस्ट्रियां डीसी लुधियाना ने कोर्ट में मानी है कि ये गलत है। उस पर मामला दर्ज करने से लुधियाना पुलिस और डिप्टी कमिश्नर लुधियाना भाग रहे हैं, यानी कि दर्ज नहीं करना चाहते। और मेरे को अफसोस, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में उस मामले पर बार बार स्थगन दिया जा रहा है और एडवोकेट जनरल दफ्तर भी जानबूझकर उसमें बार बार हाजिरी माफी मांगता है। तो देखा दर्शकों, आपने सुना कैटी साहब से। कैटी साहब, सबसे पहले तो हमारे साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए आपका आभार। और मैं अपने दर्शकों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर ऐसा कोई मैटर आपकी जहन में आता है या खुद आप उस रास्ते से गुजरते हैं जब आपके केस में अच्छा फैसला नहीं हो रहा है, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट या अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, या आपके सामने भी ऐसा कुछ वाकया सामने आता है कि जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि कुछ भूमाफिया रजिस्ट्री कार्यालय से में जुगाड़बाजी करके सरकार को बड़ा घाटा दे रहे हैं, तो आप हमको बताइए। हमारी ये मुलाकात आपको कैसी लगी, ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में विचार सुझाव हमको दीजिए। बहरहाल इस कवरेज में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी शख्सियत से और आपको हम उनसे रूबरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।